हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। मैं हूं आपका शक्ति सर और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। न्यूटन लॉज हमने अभी अभी खत्म किया है। फ्रिक्शन पे बहुत सारे मैंने लेक्चर्स तैयार किए थे, 8-9 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। आप उनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंटेंट में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपको मेरा न्यूटन लॉज और फ्रिक्शन का कंटेंट कैसा लग रहा है। आज मैं शुरू करूंगा वर्क, पावर और एनर्जी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, जो कि आपके सामने आज मैं रखूंगा। वर्क से रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी। आज का लेक्चर पर्टिकुलरली फोकस करेगा कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की हेल्प से हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि आपको पता भी होगा 9th क्लास में भी ये चैप्टर होता है कि वर्क डन हम ग्रेविटी से कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल फोर्स से कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व कॉन्सेप्ट को यूज करके वर्क डन को कैलकुलेट किया जाता है। इंटीग्रेशन एक छोटा सा यूज होता है जब हम वेरिएबल फोर्स की हेल्प से वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर से। बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला है और काफी सारे सवाल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। आप देखेंगे कि जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल भी कितना आसान हो सकता है। स्टे ट्यून्ड। वर्क, देखो वर्क डन जो है उसको बाय डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं वर्क डन, कोई कहानी नहीं है इसमें। एफ डॉट डी, फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वर्क डन होता है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब जो वर्क होगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका अगर मैं एक्सपेंशन करता हूं तो यह लिखा जाता है एफ डी एंड कॉस ऑफ थीटा। इसका मीनिंग यह हो गया कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है जो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और उस पर अगर इस ऐसी फोर्स लग रही है किसी थीटा एंगल पे, तो इसका अगर वर्क डन मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा तो वो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा? एफ डॉट कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। इन दोनों के बीच जो एंगल थीटा है उसको लिखा जा सकता है। स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। अगेन डिपेंड ऑन द एंगल थीटा। और भी फैक्टर होते हैं, अगर फोर्स ही नहीं एक्ट करेगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। फोर्स एक्ट कर रहा है लेकिन डिस्प्लेस नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट तो भी वर्क डन जीरो होगा। यहां पर मैं आपको सामने रखूंगा कि अगर ये एंगल थीटा होता है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आप सबको पता है cos ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई तमाशा नहीं करना है, सिंपल सी सीधी सीधी बातें करेंगे सो दैट कि हम जल्दी से अपने कंटेंट को क्लियर कर सकें। क्या है? cos 90 जीरो होता है, देयरफॉर वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। अगर सेकंड पॉइंट में लिखता हूं, अगर थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है लेकिन ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 डिग्री है, cos 0 1 होता है, सबको पता है। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये एक्यूट एंगल है, यहां पर वर्क डन कैसा आने वाला है? वर्क डन की वैल्यू मेरे पास इस सिचुएशन में पॉजिटिव आएगी। थर्ड कंडीशन लिख रहा हूं आपके सामने। थर्ड कंडीशन क्या होगी? अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है बट लेस देन या इक्वल टू 180 डिग्री है, ऐसी सिचुएशन में जो वर्क डन आएगा मेरे पास उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। क्लियर हो गया? इसका मतलब पॉजिटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है वैल्यू। इतनी सी बातें ध्यान में रखते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाते जाऊंगा। बट फिलहाल के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इतनी सी बात सफिशिएंट होती है। हालांकि बातें तो बहुत सारी हैं वर्क डन पे कि ये जो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप किस फ्रेम से वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे? क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। कि अगर एक ब्लॉक मूव कर रहा है बट उस ब्लॉक को देखने के लिए एक पर्सन साइकिल से उसको एनालाइज कर रहा है, दूसरा पर्सन वॉक कर रहा है और उसी ब्लॉक को एनालाइज कर रहा है, तो जो साइकिल से चल रहा है पर्सन उसका उस ब्लॉक से लेके जो डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ अलग होगा, और जो वॉक कर रहा है पर्सन उस ब्लॉक का और वॉकिंग वाले पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ अलग होगा। हालांकि ब्लॉक एक ही है, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट दो अलग अलग ऑब्जर्वर हैं। अलग अलग ऑब्जर्वर होने के कारण दोनों अलग अलग रेफरेंस फ्रेम हो गए। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी? अलग अलग होगी। छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने आपको बताने के लिए कि जो वर्क डन होगा किस पे डिपेंड कर सकता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पक्के तौर पे डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं
लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहता है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये कोई पोजीशन है P, इस पोजीशन से मूव हुआ है कोई Q पोजीशन पे, जिसको मैं लिख रहा हूं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। यहां पर ये मूव हो गया है। क्लियर हो गया? पोजीशन वेक्टर P से Q पे एक ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ है अंडर द कांस्टेंट फोर्स ऑफ, अंडर द कांस्टेंट फोर्स ऑफ, लेट्स से फोर्स का वैल्यू मैं लिख रहा हूं 2ik 3jk प्लस 8k न्यूटन, ये लिख दिया मैंने। क्लियर होगी बात? अब हमें बताना है कि भाई कितना वर्क डन हुआ इस फोर्स ने जो ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है P पोजीशन से Q पोजीशन तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। वन डायमेंशन तो नहीं है, 3 डायमेंशनल है, बट सबसे पहले हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है? ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है आई कैप के लिए? 3 माइनस 2, ऐसे लिखेंगे, प्लस ये हो गया 4 माइनस 3 जे कैप, और हो जाएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 के कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आना चाहिए? ये तो आसानी है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फोर्स वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वर्क डन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये है वर्क डन। वर्क डन सिंपली हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सो वर्क डन कैन बी रिटन एज F डॉट डी। फोर्स को डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा कैसे किया जाता है, नहीं पता है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, या तो आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको वर्क डन वाले लेक्चर का मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। फोर्स लिखा गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ये हो गया फोर्स। डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है मेरे पास? ये है 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सो वर्क डन कितना आना चाहिए? यहां से 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया 2, 3 मल्टीप्लाई 1, ये 3 आ गया, और 8 मल्टीप्लाई 1 8 आ गया। जूल्स में आएगा, यह आ गया 13 जूल। पॉजिटिव आ गया आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल कैसे करेंगे। आप देखोगे कि आईआईटी एडवांस में भी इतना आसान सवाल आ चुका है कि पहले तो आप आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि आप मानोगे कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन क्यों सॉल्व करोगे। लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि इतना आसान भी सवाल वहां पर आ चुका है। 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है 2 ब्लॉक सिस्टम, जिसको पुली सिस्टम कहते हैं ना, पुली सिस्टम की तरह ही क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा सवाल है। 2009 में जेई एडवांस क्या कहता है क्वेश्चन? कुछ इस तरह से एक हमारे पास पुलिस सिस्टम है, सिमिलर क्वेश्चन है। मासेस में अलग अलग कंसीडर कर रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेट्स से दिस इज 2 kg, लेट्स से दिस इज 1 kg। ओके, स्मूथ सिस्टम है, ये स्मूथ सिस्टम है। इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। क्लियर? तो आपको बताना है कि स्ट्रिंग ने कितना वर्क डन किया है इन 1 सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, बाय द टेंशन फोर्स इन फर्स्ट सेकेंड आफ्टर रिलीज, इन फर्स्ट सेकेंड। ठीक, फर्स्ट सेकंड जो होगा आफ्टर रिलीज, ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड ही होगा।
तो ये छोटा सा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान बात होती है। हैवियर ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। यहां देखोगे ये mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। हैवियर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लाइटर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर होगी इतनी सी बात। चलिए टेंशन कैलकुलेट करते हैं। कुछ बच्चों को टेंशन का डायरेक्टली फॉर्मूला भी पता होता है, वो डायरेक्टली भी टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बच्चों को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पता होता है, मुझे दोनों पता है। चलिए हालांकि मैं इक्वेशन से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। बड़ी वाली फोर्स माइनस छोटी वाली फोर्स, इसके एफबीडी से अगर बात करता हूं मैं 2 kg ब्लॉक की, है ना, एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक की अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, ज्यादा वाली फोर्स कौन सी है 2g, माइनस छोटी वाली फोर्स यहां पर कौन बैठेगी टेंशन, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर मैं 1 kg ब्लॉक की एफबीडी बनाता हूं, वहां से क्या मिलेगा, ये ज्यादा वाली फोर्स होगी क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये लिखा जाएगा टेंशन माइनस 1g इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करते हो, क्या करते हो, जब आप ऐड करते हो तो आप देखोगे इस टेंशन से ये टेंशन कैंसिल हो जाएगा, 2g माइनस जी, जी बचेगा, तो ये आ जाएगा g बचा, g इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ a आएगा, तो एक्सेलरेशन का यहां पे वैल्यू आ गया g/3। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम या ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन। ये ब्लॉक इतनी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा, ये ब्लॉक उतनी एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को यूज करके टेंशन का कैलकुलेशन करेंगे कि स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी है। मैं सेकंड इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट दिस इक्वेशन थर्ड इन सेकंड, तो ये आएगा t माइनस जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है g/3, यहां से t का वैल्यू कितना हो गया g/3 प्लस g, टेंशन यहां से कितना आ गया 4g/3, ये टेंशन का वैल्यू हो गया। मैं इसको लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। चलिए हमें टेंशन पता लग गया है, अब क्या करना है, अब हमें फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पता करनी है। फोर्स तो पता लग गई कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस हुआ है ये सिस्टम, तो इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हम सबको पता है, रिलीज हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ये एक्सेलरेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा g/3, t का वैल्यू आ जाएगा 1 का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया g/3 इन 1 सेकंड। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब क्या हो गया, आप देखोगे 2 kg ब्लॉक, टेंशन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो अगर यहां पर 2 kg ब्लॉक के ऊपर देखेंगे तो वर्क डन कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये डिस्प्लेस नीचे की तरफ हुआ है और टेंशन क्या है ऊपर की तरफ है। यहां पर अगर बात करें, यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, टेंशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर वर्क डन बाय दिस टेंशन ऑन 1 kg ब्लॉक पॉजिटिव आएगा। चलिए मैं 1 kg ब्लॉक पे कैलकुलेट कर लेता हूं। सो वर्क डन कितना आना चाहिए, टेंशन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है 1 kg ब्लॉक के लिए, टेंशन भी अपवर्ड, डिस्प्लेस भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। टेंशन का वैल्यू कितना आ गया 4g/3 और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया g/3। सॉल्व करते हैं, 4g²/9, क्लियर, ये आ जाएगा 4, g की वैल्यू 10 होती है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा 400/9 जूल। दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। क्लियर होगी बात सबको। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन कैसा होगा। थर्ड क्वेश्चन भी आसान है, बस इस बारी क्या है कि जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं वो किसी थीटा एंगल पे हैं, तो थीटा एंगल पे जब फोर्स ब्लॉक पे एक्ट होगी तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उसमें नॉर्मल रिएक्शन अब सिंपल mg नहीं लिखा जा सकता, उसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा ना फोर्स का, तो नॉर्मल बदल जाएगा। तो उस तरह की सिचुएशन में देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन है ए ब्लॉक ऑफ 2.5 kg
इज पुश्ड, तो क्वेश्चन नंबर 3, एक ब्लॉक है 2.5 kg का, इस पे फोर्स लगाया गया है इस डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री पे इस पे फोर्स लगाया गया है और इस पुश्ड बाय 2.2 मीटर, 2.2 मीटर इसको पुश किया गया अलोंग ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। इसका मतलब ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। हॉरिजॉन्टल टेबल बाय ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, दिस इज 16 न्यूटन फोर्स। ओके, नाउ इट सेज दैट 16 न्यूटन 45 अबव द हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइन द वर्क डन। तो अब हमें वर्क डन बताना है बाय द अप्लाइड फोर्स या बाय द नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन कितना होगा, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे वर्क डन क्या क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ गया, 60 न्यूटन फोर्स लगाया गया, इतने एंगल पे ये मास है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, 2.2 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, स्मूथ सरफेस है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, कि अप्लाइड फोर्स के कारण कितना वर्क डन यहां पर है। अगर हम इसकी एफवीडी बना के देखें तो ये पता लगेगा कि इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा दैट इज एफ कॉस ऑफ 45 डिग्री, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो आएगा दैट इज एफ साइन ऑफ 45 डिग्री। इतनी बात सबको समझ आती है। अब ये भी पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी वेक्टर लगेगा, ये एमजी फोर्स लगेगा, ये भी बात समझ में आती है। ठीक, चलिए अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके, वर्क डन क्या होगा, वो तो सिंपल है कि ये वाला कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास वर्क डन आ गया बाय अप्लाइड फोर्स। बट दिक्कत इस सवाल में क्या है कि आपको एफ की वैल्यू, या एफ की वैल्यू आपको पता है, इट्स क्लियर। सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप चाहो तो इनको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं वर्क डन। कैसे लिखोगे, वर्क डन इज इक्वल टू बाय द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ 45 डिग्री मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2.2 मीटर। एफ का वैल्यू है 16, कॉस ऑफ 45 कितना होता है 1/√2 और दिस इज 2.2। जब मैं इसको अगर अच्छे से लिखूं तो ये आ जाना चाहिए 16√2/2, है ना। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये बैठेगा और ये आएगा 2.2। सॉल्व हो जाएगा 8√2 इंटू 2.2, ऐसा लिखा जाएगा। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान है ये। दिस इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन के कारण अगर कैलकुलेशन करना हो, व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन सिंपल mg के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट हो रही है, ना कि सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है। ब्लॉक तो रेस्ट पे है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे ब्लॉक रेस्ट पे है। इसका मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्सेस दो हैं, नॉर्मल है और एफ साइन 45 है, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, mg है। इसका मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स कितना होगा, n प्लस एफ साइन ऑफ 45 डिग्री, और डाउनवर्ड फोर्स कितना, mg। चलिए नॉर्मल यहां से आ जाएगा mg माइनस एफ साइन ऑफ 45 डिग्री, इतना होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया कि इसका कोई एक वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमें मास भी पता है, एफ भी पता है, साइन 45 भी पता है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाना चाहिए। इसका वैल्यू आ तो जाएगा। अब आप ये देखो कि नॉर्मल वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और क्या है, लेकिन ये डिस्प्लेस कैसे हो रहा है, 2.2 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो नॉर्मल तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसकी, दोनों के बीच कितना एंगल बैठा, 90 डिग्री। और मैं आपको बता चुका हूं कि वर्क डन जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। वर्क डन बाय ग्रेविटी, सी पार्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगेन वी विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच कितना एंगल बैठा, 90 डिग्री का। इसका मतलब अगेन वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां पर कितना आ गया, अगेन 0 आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो फोर्स है वो इसी तरह से इंक्लाइंड किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है, लेकिन इस बारी जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस नहीं होगा। तो अब देखते हैं कैसा सिचुएशन है। क्वेश्चन की वर्डिंग आपको मैं रीड करके बताता हूं और उस वर्डिंग के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। Okay, it says that a 1.8 kg block is moved at constant speed over a surface. So constant speed से 1.8 kg block is moved constant speed. It means V equals to constant. इतनी बात तो क्लियर होगी। Over a surface for which the coefficient of friction is here mu equals to 1 by 4. It is pulled by a force acting at 45 degree. So this force is acting at 45 degree. Clear? And is displaced by 2 meter. Okay, 2 meter इसको डिस्प्लेस किया गया है। फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द अप्लाइड फोर्स, बाय द फ्रिक्शन, बाय द ग्रेविटी। ठीक, क्वेश्चन समझ आ गया। ये फोर्स एक्ट हुआ है 45 डिग्री पे इस ब्लॉक पे। ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। कितना डिस्प्लेस हुआ? 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। रफ सरफेस है, इसका मतलब यहां पर फ्रिक्शन भी होगा। इतनी सारी बातें दी गई हैं, लेकिन इस बारी आपको again 1.8 kg block is moved at constant speed over a surface for which the coefficient of friction is 1.4 meter. It is pulled by a force which is acting at 45 degree with horizontal, correct? The block is displaced by 2 meter. Find the work done by the applied force. तो यहां पर अब हमें सीखनी है बातें कि अब फोर्स को पहले कैसे कैलकुलेट किया जाए, बिकॉज हमें पता है कि अगर फोर्स पता लग गया तो F cos 45 डिग्री लिख के D से मल्टीप्लाई करके अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो इसी फोर्स के कंपोनेंट बनाते हैं। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट इज F cos ऑफ 45 डिग्री आएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको लिखा जाएगा F sin ऑफ 45 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? mg होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। यहां तक तो सबको एफडी बनाना आता है, न्यूटन लॉज में सारे अच्छे से सीख के आए हुए हैं। ठीक, अब क्या करना है मुझे? अब देखो यहां पर ये जो ब्लॉक है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इट मींस दैट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 0 बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस पे जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में लगेगा फिर, है ना? रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो बहुत ही एक कॉमन सी यहां पर स्टेटमेंट सामने आती है कि ये जो फ्रिक्शन है इसका मैग्नीट्यूड F cos 45 के बराबर होना चाहिए, तभी इस ब्लॉक पे नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा? 0 होगा। और जब नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन ब्लॉक की 0 हो जाएगी और ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से बस मूव कर रहा होगा। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारे पास जो बात सामने आती है कि फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? F cos ऑफ 45 डिग्री के बराबर होगा। ये हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अलोंग द वाई एक्सिस अगर बात करते हैं तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल्स टू mg के बराबर होनी चाहिए। मतलब नॉर्मल प्लस F साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू mg होना चाहिए, है ना? यहां से नॉर्मल कितना बैठेगा? नॉर्मल इक्वल्स टू mg माइनस F साइन ऑफ 45 डिग्री होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन। अब यार जो फ्रिक्शन होता है उसको तो प्यार से लिखा जाता है म्यू एन। सारे जानते हैं इस बात को। फ्रिक्शन में मैंने लास्ट इतने लेक्चर बनाए हैं, वहां से आपको एटलीस्ट इतना फॉर्मूला कैप्चर करना चाहिए कि फ्रिक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है? म्यू एन से। एन की वैल्यू पता लग गई। फ्रिक्शन ये है, फ्रिक्शन की जगह क्या पुट करेंगे? म्यू एन, और एन ये इक्वेशन नंबर सेकंड में है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट अपना रंग बदल देगी। कैसे बदलेगी अपना रंग? म्यू लिखा जाएगा और एन की जगह लिखा जाएगा mg माइनस F साइन ऑफ 45 डिग्री। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो अब ऐसे लिखा जा रहा है, इस तरह से। इसको जरा ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो आएगा म्यू mg माइनस म्यू F
साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू एफ कॉस ऑफ 45 डिग्री। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें। क्या हमें म्यू की वैल्यू पता है? जी हाँ पता है। एम की वैल्यू पता है? पता है। जी की वैल्यू पता है? पता है। म्यू की वैल्यू पता है, साइन 45 पता है, कॉस 45 पता है। वेरिएबल कौन है यार यहां पर? यहां पर वेरिएबल कौन है? यहां पर ये फ्रिक्शन, ये जो फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स, ये वेरिएबल है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आसानी से सॉल्व होगा। चलिए इसको उठा के उधर ले चलिए, तो ये आ जाएगा म्यू एम जी। क्या बैठेगा? जब ये एफ कॉमन आ जाएगा, यहां से आएगा म्यू साइन ऑफ 45 प्लस कॉस ऑफ 45, ये आ गया। इस फोर्स को तो चाहिए था ना, यही फोर्स हमने कैलकुलेट करनी थी। म्यू एम जी डिवाइडेड बाय म्यू साइन 45, आपको पता है वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। ठीक, ये एफ का वैल्यू आ गया, और इस एफ की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? डी, 2 मीटर विद कॉस ऑफ 45। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। म्यू का वैल्यू है 1/4, एम का वैल्यू है 1.8 और जी का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू हो गया 1/4 एंड दिस इज √2। √2 कॉमन लिख लेते हैं इस तरह से। क्लियर? ये डेसिमल और ये 10 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 18, ऐसा आ गया। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/4 मल्टीप्लाई 1/√2, ऐसी बात लिखी जाएगी। ठीक, अब देखते हैं इस √2 को मैं क्या कर सकता हूं? मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय √2। ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज दिस इज 2, दिस इज 9, सो दिस इज 9/2 डिवाइडेड बाय 5√2। √2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो गए, ऐसा लिखा जाएगा। अब इसको कैसे लिखा जाए? 9/2, जिनको नहीं आता उनको बता रहा हूं, ऐसे लिखा जा सकता है आसान शब्दों में। क्लियर होगी ये बात? डिवीजन का साइन था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 8 ऊपर आ जाएगा, 5√2 नीचे चला जाएगा। ठीक, ऐसा आ जाएगा। चलिए ऐसा सॉल्व करते हैं। 36/5√2 ये आ गया। इसको फर्दर हम इसको अगर √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 36√2 डिवाइडेड बाय 10, तो 3.6 आ गया। ये 3.6, √2 की वैल्यू 1.41। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो मैं भी कोशिश करता हूं। 141 मल्टीप्लाई 36, 6 1 6, 6 4 24। चलिए 3 1 3, 3 4 12। देख लो कुछ ऐसा आएगा। 5076, 3 डेसिमल लगेंगे तो ये आएगा 5.076। तो अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं कि ये कितना आना चाहिए? 5 न्यूटन ये फोर्स आ सकती है, 5 न्यूटन। ठीक, तो ये मल्टीप्लीकेशन में हटा रहा हूं, तो ये फोर्स का वैल्यू कितना आ गया? 5 न्यूटन आ गया। अब मुझे क्या करना है? अब आपको पता है कॉस ऑफ 45 और डिस्प्लेसमेंट दोनों वैल्यूज पता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हमें पता लग जाना चाहिए। यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ 45 एंड डी। एफ का वैल्यू आ गया, मैं 5 लिख रहा हूं, कॉस ऑफ 45 1/√2 और डी का वैल्यू है 2। क्लियर? अगेन 5, ये √2 है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, ऐसा आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 5√2, √2 की वैल्यू 1.41। अब तो कर लोगे, मल्टीप्लाई करना है। 141, 5 4 20, तो 2 डेसिमल आएंगे, इससे अप्रोक्सीमेटली 7। सो जो वर्क डन आएगा दैट इज 7 जूल।
7 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। अगेन नॉर्मल रिएक्शन हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर 5 वैल्यू पुट करेंगे। 5 फोर्स का वैल्यू है, साइन ऑफ 45 हमें पता है, एम पता है, जी पता है, नॉर्मल रिएक्शन पता लगेगा। पता लग भी जाए तो क्या कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री का। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। mg के कारण देखेंगे तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, दोनों के बीच अगेन डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच कितना एंगल बैठा 90 डिग्री का। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। आसान सवाल था। लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल जो है आसान है, लेकिन डायग्राम देख के या क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के स्टूडेंट थोड़ा घबरा सा सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो लिफ्ट में रखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा सा डायग्राम इसका बन रहा है, तो शायद उससे सॉल्व ना हो। बट देखते हैं, क्या पता सॉल्व हो जाए। तो उस सवाल को भी सीखते हैं, आपका डर खत्म हो जाए कि वर्क डन अब आसान होता जा रहा है। वर्क डन अगर अच्छे से सीखा हो, अच्छी अच्छी एग्जांपल्स तैयार की हो, तो वर्क डन से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, बहुत सारे सवाल लेके आऊंगा, हर लेवल के सवाल लेके आऊंगा। और आने वाले दिनों में तो मैं पूरा नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में पिछले 20, 22, 23 सालों में नीट में चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपके सामने हर दिन आते जाएंगे। बट वो लेक्चर्स मैं आईपैड पे शूट करूंगा, बिकॉज कि वहां पर सिर्फ मुझे न्यूमेरिकल ही डिस्कस करने हैं और आईपैड पे सॉल्व करना थोड़ा आसान रहता है। यहां पर क्वेश्चन लिखो प्रॉपर और उसका स्पेस नहीं बचती, मिटा देता हूं, लेकिन वहां पर थोड़ा आपको कन्वीनियंट रहेगा कि न्यूमेरिकल क्लियर आपको दिखेगा और सोल्यूशन भी प्रॉपर रहेगा, कुछ मिटाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ न्यूमेरिकल है। कॉन्सेप्ट हो तो बोर्ड चल जाता है ना। कॉन्सेप्ट के लिए जैसे अभी कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे थे, कॉन्सेप्ट के लिए बोर्ड इज परफेक्ट। बट अगर सिर्फ के सिर्फ लेक्चर में न्यूमेरिकल ही है, फिर मैं प्रेफर करता हूं कि मैं आईपैड पे शूट कर लूं, सो दैट कि मुझे भी थोड़ा आसान रहे, मेरा भी टाइम बच जाए और आपके लिए भी थोड़ा आसान रहे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुछ मोटा मोटा मुझे याद है कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर में एक वेज रखा हुआ है 45 डिग्री एंगल पे, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक रेस्ट पर है और यहां पर रफ सरफेस है, फ्रिक्शन है। मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बता देता हूं। क्वेश्चन कहता है a small block of mass 1 kg, this is 1 kg, is kept on a rough inclined wedge of inclination 45 degree fixed in an elevator. The elevator goes up with a uniform velocity of 2 meter per second. This is the constant velocity of the elevator and the block does not slide on the wedge. जो ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं कर रहा है, इट मींस द ब्लॉक इज एट रेस्ट। पूछा क्या किया, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन 1 सेकेंड। ये पूछा गया है, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन 1 सेकेंड। ये सवाल है, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा झमेले वाली बात है नहीं। एलिवेटर हो तो हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि एलिवेटर क्या है, एलिवेटर की एक्सेलरेशन कितनी यार, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन कितनी 0। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है, मतलब कि जिस पे ब्लॉक रखा गया है, जिसको प्यार से वेज बोलते हैं, वेज जो है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में नहीं है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम में तब होता अगर एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा होता, ठीक। तो अभी कोई भी स्यूडो फोर्स का रोल यहां पर नहीं है, तो स्यूडो फोर्स को भूल जाओ। आसान सवाल है और आसान कब बन जाता है, जब ये रेस्ट पर है। इसका मतलब ये हो गया कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और इस डायरेक्शन में आपकी पसंदीदा फोर्स है mg sin थीटा, वो लग रही है। इस डायरेक्शन में तो और आपका फेवरेट है mg cos थीटा और ये तो आपका नॉर्मल साहब है। यही डायग्राम बनेगी तभी ये रेस्ट पे रहेगा। अब रेस्ट पे रखने का मतलब क्या हो गया कि ये जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होगी, mg sin थीटा के बराबर होगी। तो आंसर यहीं से शुरू करते हैं। आंसर में हम लिखेंगे फ्रिक्शन किसके बराबर है, फ्रिक्शन बराबर हम बोलेंगे mg sin थीटा के बराबर है।
इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 45 है, साइन 45 1/√2 होता है। m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, इसका मतलब हमें सारी की सारी फ्रिक्शन की वैल्यू पता है। ठीक, अब 1 सेकंड में भाई साहब ये एलिवेटर कितना ऊपर लेके गया होगा? सो डिस्प्लेसमेंट कितना बैठा होगा? सो डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है। तो वेलोसिटी कितना? 2 मीटर, टाइम कितना? 1 सेकंड, कितना आ गया? 2 मीटर पर 2 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। फोर्स भी पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट भी पता लग गया। फिर बचा क्या यार? अब अड़चन किस चीज में आ रही है? अड़चन इस चीज में है कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो ये एंगल कितना बैठेगा? थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाओ 9th क्लास में, जो कि मुश्किल लगती है बच्चों को। 9th क्लास की ज्योमेट्री, बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, बट फिर भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जरा सोच के देखना कि क्या ये इक्वल है। हाँ भाई इक्वल है, क्योंकि ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि फ्रिक्शन तो इसके पैरेलल ही लगेगी। कोई दिक्कत है तो इसी तरह से फ्रिक्शन लगेगी ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब फोर्स भी पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट भी पता लग गया, उनके बीच का एंगल भी पता लग गया। देयरफॉर द वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना लिखें? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना लिखें? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना लिखें? वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखा जाएगा F cos ऑफ 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, इतना लिखा जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? ये है बैठी फ्रिक्शन की वैल्यू, चलो लिख देते हैं mg साइन ऑफ 45 डिग्री, ये है फ्रिक्शन, और ऊपर से है cos ऑफ 45 डिग्री फॉर्मूले वाला। डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास 2 मीटर। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 kg, g की वैल्यू 10, साइन ऑफ 45 1/√2, cos ऑफ 45 1/√2 इंटू 2। बताओ क्या बैठा? क्या 10 आया आंसर? कितना आंसर आया? सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आया? 10 जूल आया। आज के लेक्चर में 5 सवाल आपके सामने लेके आया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पे। इस चैप्टर की शुरुआत इस लेक्चर से हुई है। अच्छे से समझना, बिल्कुल एक ही, कोई मैंने छोटे छोटे पॉइंट नहीं बताए। किताब पढ़ने लगोगे तो अब बहुत बारीकियां दिखी जाती हैं कि अगर आप ऐसे उठाते हो, कुली प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है सूटकेस लेके, तो उसका वर्क डन 0 होता है, बट वो कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा होता है, आप उसको पैसे पे करते हो, लटर वटर बहुत कुछ लिखा होता है। उन सबको मैंने ब्लैंक कर दिया है, आपके सामने वही बात रखी है जो जिसकी आपको जरूरत है। क्लियर? कि आप डे टू डे लाइफ में भी वर्क करते हो, साइंटिफिक वर्क का मीनिंग अलग होता है, डे टू डे लाइफ का वर्क का मीनिंग अलग होता है, बट हमें यहां पर अपनी डेफिनेशन के हिसाब से चलना है, जिसको प्यार से कहा जाता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट है, वर्क डन कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, बहुत सारी वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव आएंगी, जीरो आएंगी। क्या सिग्निफिकेंस है वर्क डन का? वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, बहुत सारी वैरायटीज बनाई जा सकती हैं, बट आखिर में आपको फॉर्मूला एक ही लगाना है, वो कौन सा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आने वाले लेक्चर्स में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बेस्ट मानी जाती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो आपके सामने रखूंगा। स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है उसके एक सेपरेट से वीडियो बनेगी। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की एक सेपरेट से वीडियो बनेगी। सेपरेट वीडियो का मकसद ये एक ही है, हालांकि बताने को तो 2-2 मिनट लगते हैं एक फॉर्मूला बताने में, कि न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा डिस्कस हो सके क्लास में। जैसे अभी मैंने 5 न्यूमेरिकल रखे हैं, 4-5 आप अटेम्प्ट करोगे, आपको एक टॉपिक पे 10 न्यूमेरिकल होंगे। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक। एक टॉपिक पे अगर आपके पास 10 न्यूमेरिकल हैं तो वो बहुत हैं। एक चैप्टर में अगर आप 10 हेडिंग्स डालते हो तो आपके पास 100 सवाल हो जाता है, और आपको फाइनली देखा जाए तो 1 या 2 सवाल ही आता है एक चैप्टर से। क्लियर? चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे लेके आऊंगा, बट उसके साथ फिर से याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, नीट के लिए मैं स्पेशली, जब तक अब नीट का एग्जाम नहीं आता, एवरी डे कोशिश करूंगा कि मैं अपने एक जो भी पिछले 20, 22, 25 सालों में नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं, AIPMT में आए हुए हैं, या रेलिवेंट से जो भी एक इधर उधर भी होते हैं ना, कुछ उत्तर प्रदेश के जो लोकल मेडिकल एग्जाम होता है, जम्मू एंड कश्मीर का होता है, या साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु का होता है, उस तरह से अगर मिल जाए मुझे, तो जितने भी 20-25 सालों में न्यूमेरिकल आए हुए हैं AIPMT में, एम्स में, नीट में, तो वो सारे के सारे मैं आपके सामने रखूंगा। स्टे ट्यून्ड विद माय लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब प्लीज। शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो कि मुझे एक हौसला देते हैं कि मैं और से ज्यादा और अपना टाइम निकाल सकूं, अपने और बाकी शेड्यूल को पीछे रखते हुए आपकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि नीट का एग्जाम आने ही वाला है। 2 महीने बचे हैं, और आप भी रिवीजन में हो, मैं भी आपकी रिवीजन में आपकी हेल्प करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।